जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने पहले सेशन में साइंस को शुरुआत करने के लिए। तो जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, जिस तरह से आपका भरोसा हमें मिल रहा है, उस भरोसे पर हम जो है कि पूरी तरह से जो है कि खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने तैयारी में थोड़ा सा भी कमी नहीं आने दीजिएगा। अभी आप लोग जो हमारे चैनल पे जो आके इतना ज्यादा रीच या व्यू जो आ रहा है, यह हमारे कंटेंट के बल पर आ रहा है। ऐसे देखें तो हजारों यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ग्रुप डिस्कशन, लेकिन इस तरह का ग्रुप डिस्कशन हम भी एक आदमी है, आप भी एक आदमी है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र आदमी है और आपको जहां पर कंटेंट अच्छा लगता होगा आप उसे फॉलो करते होंगे। अगर नहीं लगेगा हमारा कंटेंट अच्छा तो आप जो है कि बिल्कुल भी मेरे चैनल पे नहीं आइएगा, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल सारा कंटेंट देखिएगा। और एग्जाम में आपको बता दें कि जिस दिन एग्जाम में आप बैठिएगा, अगर आप मेरा लगातार 5 से 6 महीना क्लास कर लिए तो ये गारंटी देते हैं कि 100% में 80% जीके दिए सबसे बन जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिएगा या फिर आप बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारा लड़का कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन रेलवे में आएगा कि नहीं आएगा, बिहार एसएससी में आएगा कि नहीं आएगा, एसएससी जीडी में आएगा कि नहीं आएगा, अग्निवीर में आएगा कि नहीं आएगा। हम उन सभी छात्र को बता देते हैं, ऐसे मानसिकता वाले छात्र को, कि आप भरोसा रखें हैं ना मेरे पे, बस आप भरोसा रहने दीजिए। और इस भरोसा पे हम खड़े उतरेंगे। बशर्ते आपको इतना काम करना पड़ेगा कि मेरा एक भी क्लास मिस नहीं करना पड़ेगा, प्लस में आपको जो है कि एक भी कंटेंट मिस नहीं करना होगा। जितना भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं इस पे आपको कमेंट रखना पड़ेगा। और बहुत सारे छात्र जो है कि पटना के अंदर 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और हम भी जब उनसे जाके मिले थे इस बार तो हमको भी लगा था कि नहीं, हमारे कंटेंट में दम है। जब पटना के अंदर 5 वर्ष से छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, सीनियर छात्र के श्रेणी में आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मात्रा से बाहर हो जाते हैं वैसे छात्र, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो वो भी बोले कि नहीं, आपका जो चल रहा है कंटेंट में वाकई में बहुत पावर है, आप लगातार बने रहिए और बहुत आगे तक चल जाइएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो बस हमें जो है कि भरोसा है, जो है कि अपने किताब पे, अपने मां सरस्वती पे और आप सबों पे हम लोग पक्का आगे बढ़ेंगे और आप सबों को सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज कल का जो हम क्वेश्चन पूछे थे कि सापेक्षता का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था, तो इसका सबसे सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम लोग E बराबर mc स्क्वायर करते हैं, 1905 में दिया गया था और इनके लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। तो आज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे रहे हैं लोमेश राय को। लोमेश राय, आप लगातार चैनल पर बने हुए हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। और जितने भी छात्र जो है कि आज लगभग हमारा चैनल का लगभग 15-16 घंटा हुआ है, क्या कहते हैं, वीडियो डाले हुए, और उसमें से लगभग 18,000 रीच आ चुका है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हमारा चैनल कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो चलिए, जो सही आंसर दिए, हम फास्ट नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। रोशन राय, आप भी पटना में रह के पढ़ रहे हैं, हमें पता है, आप भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद फिर है टाइम टू टाइम, बिल्कुल सही है। फिर है चंदन राज, फिर है उसके बाद सागर कुमार, उसके बाद है फोकस टारगेट, फिर है रोशन राय, फिर से लिखते हैं। उसके बाद है अंकज कुमार ऑफिशियल भागलपुर, फिर है राजन जी, उसके बाद लोमेश रॉय, फिर है प्रिंस कुमार, फिर है सुनील कुमार कुशवाहा। आप जो है कि बहुत एक्टिव छात्र है। अगर हम देखते हैं तो सबसे एक्टिव छात्र के श्रेणी में हम आपको ही रखेंगे। आप बहुत ही जमीनी स्तर से तैयारी कर रहे हैं और आपको जो प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप भी करते हैं, और आपको मैथ का भी सॉल्यूशन हम आपको दिए हैं और आपको अच्छा लगा है। आप लगातार मेहनत करते रहिए। आप बिहार एसएससी को अगर टारगेट किए हैं तो सिर्फ मैथ रीजनिंग आप अच्छा कर लीजिए और जीके जीएस का मेरा क्लास देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और उसके बाद फिर है माई स्टडी, रवि जी, आप भी पटना से ही हैं, आपसे भी हम इस बार मिले थे, आप भी बहुत अच्छा छात्र हैं, आप भी लगातार मेहनत करते रहिए। उसके बाद फिर है बासु जी, फिर है स्टडी ट्रोल, फिर है नीतीश कुमार, फिर है चंदन राज। इस तरह से बहुत सारे छात्र ने सही जवाब देने का प्रयास किया है। तो आप लोग लगातार इस तरह से जो है कि सही जवाब देने का प्रयास कीजिए और अपने आप को जो भी सपना या अपना जो भी आप हॉबी लेके आए होंगे, बड़े बड़े शहर या जहां से भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको सिलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लगातार भरोसा किए, भरोसा बनाए रखिए। तो चलिए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आप लोग को बता दे,
आयोडीन जो होता है एक प्रकार का आवर्त सारणी का तत्व होता है जो कि समुद्री खरपतवार वगैरह में मिलता है। अगर हम देखते हैं समुद्र में, तो समुद्र के अंदर में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद फिर आपका थोरियम हो गया, उसके बाद फिर आपका आयोडीन हो गया। तो आयोडीन जो होता है एक प्रकार से हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में पाई जाती है और उसी में जो है कि गलगंड नाम की बीमारी या फिर घेंघा नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि देखते हुए थोड़ा यहाँ पर ऊंचा ऐसा बन जाता है, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है गलों में, उसी को कहते हैं घेंघा रोग, और जो कि हमारे जो आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कोशिका में ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी। क्या है? एटीपी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है, अब मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग ग्लूकोज पिए, ग्लूकोज पीने के बाद डायरेक्ट इसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। जैसे मुख से शुरू हुआ, शुरू होने के बाद हमको एनर्जी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को या फिर बड़े बड़े धावक को ग्लूकोज की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए तत्काल एनर्जी के लिए लिया जाता है। और अगर शरीर के अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो है कि पोषक पदार्थ लेते हैं और विभिन्न प्रकार के विटामिन या वसा वगैरह हमको मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि हम गाजर खाए और गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। जैसे हम गाजर खाए और विटामिन ए हमको मिला, विटामिन ए मिलने से पहले वो विभिन्न प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, तब उसका जाके अवशोषण होता है। अवशोषण हो गया, उसका एनर्जी सब निकल गया और उसका जो कि एक्स्ट्रा पदार्थ हुआ वो बाहर निकल गया, और वह जो एक्स्ट्रा मतलब बढ़िया वाला चीज जो मिला, जो हमको शरीर के लिए उपयुक्त होगा, वह चीज हमारे शरीर में जाके लगेगा कहीं ना कहीं अंग में। जैसे विटामिन ए की आवश्यकता सबसे अधिक आंख को होती है। अगर आंख में किसी प्रकार की बीमारी है, विटामिन ए की कमी है, तो उसको भरपाई करने का काम गाजर ने करेगा। इसका मतलब है कि हम लोग पोषक पदार्थ के रूप में गाजर को लेते हैं विटामिन ए के रूप में। जैसे विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम भी क्या है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है। और विटामिन अगर बी12 को देखते हैं तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है क्या? साइनोकाबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। अगर इसी तरह से देखते हैं कि भैया किस विटामिन को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी को। किसको जानते हैं? विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो हमारे शरीर के जो है कि त्वचा में आके रिएक्शन करके जो है कि कोलेस्ट्रॉल से अभिक्रिया करके जो है कि विटामिन डी सबसे पहले हमारे शरीर में बनता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। किस नाम की? रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। और विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी। और आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में जो है कि हड्डी में भी प्रभाव आ सकता है। किस में प्रभाव आ सकता है? हड्डी में भी प्रभाव आ सकता है, जिसे हम लोग सुखार रोग के नाम से जानते हैं। किस रोग के नाम से? सुखार रोग के नाम से। और आप लोग को बता दें कि हड्डी में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो मतलब हड्डी, ऑस्टियो मतलब हड्डी, क्योंकि हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डी का अध्ययन। इसका मतलब ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वह हड्डी को प्रभावित करेगा। उसके बाद टिटेनी रोग। कौन सा रोग? टिटेनी रोग हड्डी को। टिटेनी रोग हड्डी को। सुखार रोग भी हड्डी को। और हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम रहता है, फास्फोरस रहता है। और आप लोग को बता दें कि हड्डी में 8% फास्फोरस। कितना परसेंट? 8% फास्फोरस रहता है। और हमारे शरीर में खून की मात्रा 7%। कितना परसेंट? 7%। और खून का अध्ययन हेपेटोलॉजी, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। और खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और यह बता दे वृक्क का अध्ययन होता है आपका क्या? तो नेफ्रोलॉजी।
वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, अगर हम देखते हैं मांस का अध्ययन तो मायोलॉजी, और हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है उसका अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, और उसके बाद अगर हम देखते हैं दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, और आंख का डॉक्टर ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहलाता है। और आप लोग को बता दे 3-4 क्वेश्चन आता है जो बार बार एग्जाम में आता है। इसे बोलता है कि ईसीजी जो होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ईसीजी बोलेगा तो हृदय, ईओजी बोलेगा आंख, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब हृदय, कार्डियो मतलब हृदय, यानी ईसीजी आएगा तो सी से कार्डियो समझेंगे, कार्डियो से हृदय समझ लेंगे, यानी हृदय में मिला देंगे। और याद रखिएगा ईओजी, बीच में ओ आ रहा है, ओ यानी गोल टाइप का होता है, गोल टाइप का आंख होता है, इसीलिए ईओजी आंख, ईओजी आंख। उसी प्रकार से एक होता है ईएमजी, 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 बीच में एम आ रहा है, एम से मास पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? मास पकड़ लेंगे। एक हो गया आपका जो है कि मस्तिष्क के लिए होता है क्या? मस्तिष्क के लिए होता है ईईजी, ईईजी, ईईजी जो होता है वह मस्तिष्क को आपका जांच के लिए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। और मस्तिष्क का जो अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। और मस्तिष्क का भार हमारे शरीर के कुल भार का कितना परसेंट? 2%। कितना परसेंट? 2%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर। कौन सा करता है? जनरेटर करता है विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पे। आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन होता है मोटर, एक होता है जनरेटर, एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। क्वेश्चन आता है कि आपका कौन से हाथ के नियम पे, बायां हाथ के नियम पे और दायां हाथ के नियम पे आपका कौन मोटर पे काम करता है, कौन जनरेटर पे काम करता है? तो आप लोग को बता दे, हम लोग दायां हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब आपका जो होता है आपका दायां हाथ का नियम वो जनरेटर को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? जनरेटर। दायां हाथ का नियम जब जनरेटर ले लिया तो बायां हाथ का नियम मोटर लेगा। कौन लेगा? मोटर। यानी मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, हम लोग जो है कि एक बटन दाब सकते हैं बायां हाथ से भी, लेकिन बायां हाथ से जनरेटर स्टार्ट हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दायां हाथ से जनरेटर ले लेंगे, बायां हाथ से मोटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मोटर ले लेंगे। और आप अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपको उच्च एसी को निम्न एसी में, उच्च एसी को निम्न एसी में परिवर्तित करता है। इन याद रखिएगा कि आपका ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ये नहीं होता है। वो उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करता है। इसे गांव सब में क्या होता है कि बाहर से जो आता है बिजली ऑफिस से आपका आता है 33,000 या फिर आपका 11,000 आता है, लेकिन गांव में उसको छोटा उतना अगर गांव में चलाइएगा बिजली सब तो उड़ जाएगा, आपका घर का सब सिस्टम में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसीलिए उसको ट्रांसफार्मर गांव के बाहर बैठाया जाता है और उससे जो है कि बहुत कम मात्रा में आपका 220 या 440 के हिसाब से बिजली को वहां से कम करके गांव में वितरित किया जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपका उच्च एसी को निम्न एसी में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। कौन करता है? और बता दे आप लोग को कि ट्रांसफार्मर की क्षमता को जो व्यक्त किया जाता है केवीए में। किसमें व्यक्त किया जाता है? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। केवीए में, किलोवाट घंटा नहीं बोलिएगा। ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए में व्यक्त होता है। किसमें व्यक्त होता है? केवीए में। और ट्रांसफार्मर का जो खोजकर्ता था वो माइकल फैराडे था। कौन था? माइकल फैराडे था ट्रांसफार्मर का आविष्कार करता। जब फैराडे आया तो एक राशि का मात्रक भी है फैराडे, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। अच्छा, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो वह आपका ऊर्जा का है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक। और जो है कि आपका वाट हो गया, किलो वाट हो गया, मेगावाट हो गया, ये सब किसका मात्रक है? ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो लाइसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? लाइसोसोम। क्योंकि आप लोग को पता है आत्महत्या की थैली के नाम से जो जानते हैं लाइसोसोम को जानते हैं, और लाइसोसोम का जो खोज किया था डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने। अच्छा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोल दिया। अगर बोलते हैं कि कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहते हैं? तो कोशिका का शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपसे हम पूछते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं। अच्छा ये हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर के किस अंग को, हमारे शरीर के किस अंग को यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं या फिर पुलिस इकाई के नाम से जानते हैं, तो गोल्जी काय को। किसे जानते हैं? गोल्जी काय। गोल्जी काय या गोल्जी काय को गोल्जी बड़ी के नाम से जानते हैं। और गोल्जी काय का जो खोज किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन सा भाग, हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है कि एक प्रकार से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, यानी कि बीमारी को से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो वो डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। और आरबीसी का जो होता है वह होता है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका। एक होता है लाल रक्त कणिका, एक होता है श्वेत रक्त कणिका। लेकिन आप लोग को यहां तक एग्जामिनर नहीं रोकेगा, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहते हैं, उसका एक अलग नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि श्वेत रक्त कोशिका को और आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका को, दोनों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इसमें जुगाड़ देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, पहले हमको बोलने दीजिए कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। हम भी कंफ्यूज होते थे, लेकिन कुछ जुगाड़ लगाए तब से टेंशन नहीं आता है। यानी कि आरबीसी को हम लोग जानते हैं जो है कि आपका इरिथ्रोसाइट के नाम से, और डब्ल्यूबीसी को जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से। किस नाम से? ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, आर के साथ ई लगाइएगा, आर के साथ क्या लगाइएगा? ई, और डब्ल्यू के साथ एल लगाइएगा, यानी REWL, REWL। यानी आर का मतलब है आरबीसी पकड़ लेना है, आर के साथ ई लगवाया, यानी ई से इरिथ्रोसाइट, ई से क्या लगा देंगे? इरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी हो या इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यू के साथ एल लगाए हैं, यानी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। जब इस तरह से कंटेंट पकड़िएगा ना, तो एग्जाम में जब आएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो फिर जो है ना, आपको ऑप्शन वही हो जाएगा, ई मारे कि ई मारे, बस हवा में लटक जाइएगा, बस दिक्कत हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका बेरोजगारी से। अगर मान लीजिए कि किसी का लास्ट एज चल रहा होगा, अभी मान लीजिए किसी की एक ग्रुप डी का भी कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको लगभग ओबीसी में एज रहता है 35 साल तक भरने का। अगर किसी का एज ये लास्ट बार निकल जाएगा, तो समझ सकते हैं वो ग्रुप डी का फॉर्म भी भरने लायक नहीं बचेगा, तो आगे जिंदगी में क्या कर सकता है, वो बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। इसीलिए आप ऐसा मौका नहीं आने दीजिए। आपके पास बहुत सारा एज है अभी, आप एकदम दिल खोल के मेहनत कीजिए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। भले जो है कि इंडिया के अंदर में टीचर बहुत बड़ा अभी बिजनेस बना दिया है, जो है कि पढ़ाई के में ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रह के एक यूट्यूब से आदमी जो है कि एक IAS बन जा रहा है। अगर आप देखिएगा अभी बहुत सारा क्या कहते हैं कि इंटरव्यू अगर यूट्यूब पे, तो उसमें देखिएगा कि बोलता है कि भले हम जानते हैं कि कुछ उसमें त्रुटि रहती है, बोलने का आदमी जब सक्सेस होता है वो बोल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी रहती है। नहीं तो आप कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे डालिएगा तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है उसका, कि भाई ये चीज क्या है। यूट्यूब ऐसा चीज है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का जो है कि हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। हम लोग रील्स देख लेंगे 1 घंटा, अगर मान लीजिए मेरा चैनल अगर देख रहे होंगे तो 10 मिनट देखते होंगे, फिर लगता होगा कि अरे अब छोड़ो, ये डे हो गया, ये हो गया, फिर चलो रील निकालते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। लेकिन मूड फ्रेश आप ज्यादा दिन नहीं कर सकते हैं, 1 से 2 साल कीजिएगा, फिर आपको जो है ना, जब शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा जब हो जाएगा, तो उसके बाद मूड फ्रेश करते रहिएगा जिंदगी भर। इसीलिए अभी आप आराम से तैयारी कीजिए, दुनियादारी को छोड़ दीजिए, आप तैयारी में लग जाइए। अब ऐसो आराम से जिंदगी आपका कटेगा, एक जॉब ले लीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। बस जो बात बोलते हैं जमीनी स्तर का बात बोलते हैं, आप लोग अधिक से
अधिक जो प्यार दे रहे हैं इस तरह से। हम जानते हैं कि हमारे चैनल पे लगभग 300 से 400 घंटा डेली आपका जो है कि वॉच टाइम आ रहा है। इसका मतलब हमारे चैनल पे जो लड़का टिके हुए हैं वो वाकई में उनका जॉब होने वाला है, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी आपके साथ में खुद एग्जाम देंगे और एग्जाम निकाल के सब बैठे हुए हैं, तभी आपको ये बात बता रहे हैं। तो चलिए बिना कोई समय लिए हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो REWL वाला सिस्टम खत्म हो गया ना। RBC के साथ E लगा देंगे, इरिथ्रोसाइट, और WBC के साथ L लगा देंगे, ल्यूकोसाइट लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और RBC WBC का कार्यकाल सबको पता है ना। RBC का कार्यकाल होता है 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है RBC का, और WBC का कार्यकाल कम होता है। हाँ, WBC का कार्यकाल कम होता है, वो आपका जो होता है वो आपका कितना दिन होता है, 20 दिन के आसपास, वो लगभग 20 दिन के आसपास होता है, याद रखिएगा। और एक होता है रक्त बिंबाणु, एक होता है रक्त बिंबाणु, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, उसका कार्यकाल होता है 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक होता है, जो कि खून को जमाने में भी सहायता करता है। और वही प्लेटलेट्स, जब आपको डेंगू बीमारी हो जाएगा ना, तो डेंगू बीमारी में जो है कि प्लेटलेट्स ही घट जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना बार बार जो रिपोर्ट लेता है ना खून ब्लड लेके, इसमें प्लेटलेट्स ही कम होता है, और प्लेटलेट्स आपका लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास होना चाहिए। लेकिन उस प्लेटलेट्स की संख्या जब घटने लगती है, वो खून जो है ना आपका पानी में कन्वर्ट होने लगता है, और शरीर में खून नहीं बचता है, यानी प्लेटलेट्स और RBC की मात्रा में कमी आ जाता है। तो उसको लास्ट में जो है कि उसको जो है कि विभिन्न प्रकार का सुई देके उसमें एनर्जी लाया जाता है, और फिर उसके विरुद्ध उसका जो है कि टीका भी लगवाया जाता है, और दवाई वगैरह दे के जो है कि उसको खत्म किया जाता है डेंगू को। और डेंगू में याद रखेगा अर्बो वायरस अटैक करता है। कौन वायरस? अर्बो वायरस अटैक करता है। डेंगू में कौन सा वायरस? अर्बो वायरस अटैक करता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इधर 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 बैठ जाइए थोड़ा सट के। हाँ हाँ, क्या कि थोड़ा इस पे बैठने में थोड़ा सा जो है कि अथी लगता है, मतलब थोड़ा सा बैठने में सही नहीं लगता है। वो गद्दा पे बैठा हुआ था, तो गद्दा पर से दिमाग थोड़ा सा एकदम लगता है मस्ती में है। मस्ती में कुछ नहीं होना है, आपको पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, समझ लीजिए। आप सिलेक्शन एक बार लीजिए, बस यही है। मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर इतना, ऐसा नहीं कि हम कथा सिर्फ सुन रहे हैं। आपको जो है कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, आप लोग जो है कि अपना जो भी आपका पार्टनर रह रहे होंगे जिसके साथ, या आप जिसके साथ बात करते होंगे, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन आप अधिक से अधिक जो है कि अपने में डिबेट करने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ज्यादा दिन तक याद रहेगा, और अपने अंदर आपको जो है कि अंदर से आपको एक टेक्निक पैदा होगा कि किसी से भी हम टकरा सकते हैं, और जो कि उनको जो है कि हम बता सकते हैं कि हम जो है कि इस चैनल पे हम पढ़ रहे हैं, और इस तरह का मेरे अंदर जो है कि आपका जो है कि टैलेंट आ रहा है धीरे धीरे, और किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर जाइएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉन के खोज हेतु किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका मतलब हम लोग बता देंगे इलेक्ट्रॉन का खोज क्या किया है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है, और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। और आप लोग को बता दे, तीनों पर आदेश बता देते हैं कि इसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है। तो सबसे पहले प्रोटॉन, पॉ से प्रोटॉन, पॉ से प्लस, पॉ से प्रोटॉन, पॉ से प्लस। और न्यूट्रॉन जो होता है नो, यानी एन से न्यूट्रॉन होता है, एन से न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। याद रखिएगा, एन से न्यूटन। और आप लोग बाइक चलाते होंगे, पहले आप न्यूट्रल करते होंगे, उसके बाद स्टार्ट करते होंगे। तो इसका मतलब है कि एन से हम न्यूट्रल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल। यानी एन से न्यूटन होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब बच गया, दो चीज हो ही गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन बचा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में रहता है। किस में रहता है? पॉजिटिव में रहता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का ही एक एंटी कण है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन ना, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का जो खोज किया है एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन का खोज किया है एंडरसन ने। उसी तरह का एक और आपका कण होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का खोज किया है पाउली ने। किसने किया है? और वही पाउली जिसने अपवर्जन का नियम दिया था। कौन सा नियम? अपवर्जन का नियम दिया था, याद रखिएगा। और एक और नियम बता देते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने दिया है। एक और नियम आप लोग को बता देते हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया है।
एक और नियम बताए थे, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और आपको नियम बताते हैं कि जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शीतलन का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। शीतलन का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। गति का नियम भी किसने दिया है? गति का नियम 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नाम के पुस्तक में न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। और आप लोग को पता है कि न्यूटन ने गति का नियम जो दिया है उसमें से पहला नियम जो है उसे हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, और न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं, और न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, और न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक। बल का व्यंजक करने का मतलब F बराबर ma। F बराबर ma। और न्यूटन के तीसरे गति नियम को हम लोग आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कि और न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम महात्मा गांधी पे लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? महात्मा गांधी पे लागू नहीं होता है, क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे कि आपको जितना मारना है इस पे गाल पे मार लीजिए, अगर इस पे भी मारने का मन है इस पे मार लीजिए। जैसे कि अभी क्या देखने के लिए मिलता है, अगर आप किसी व्यक्ति को एक थाप लगाइएगा तो आपको भी चट से वो एक थाप देगा। तो इसका मतलब क्रिया आप किए वो भी प्रतिक्रिया दिखा दिया। यानी न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो होता है वो आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिखाया। लेकिन महात्मा गांधी क्या उल्टा के उसको मारते थे? नहीं मारते थे। इस हाँ क्या क्या वो दूसरा गाल भी पढ़ा देते। हाँ वो दूसरा गाल भी पढ़ा देते थे। ये बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फॉलो नहीं होता था। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है। मान लीजिए कि जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि जब गर्मी के दिन में आप जब कपड़ा अपने बदन से निकालते होंगे या कपड़ा वगैरह या फिर आप जो बिछावन वगैरह जो है कि अगर सही करते होंगे, देखते हैं उसमें चिंगारी ऐसा आपको फीलिंग होता होगा, हल्का हल्का चिंगारी टाइप का निकलता है ना, जैसे आवाज भी होता है तनिको चिड़चिड़ा टाइप का आवाज भी होता है, और हल्का सा आपको लगेगा कि लाइट भी जल रहा है। ये सब चीजें जो है कि दैनिक जीवन में ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग को बता दे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि उन्होंने ही तड़ित चालक का खोज किया था। किसका खोज किया था? तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और बिजली और कपड़े में चिंगारी एक समान घटना है। बिजली और कपड़े में चिंगारी, बिजली और कपड़े में चिंगारी एक समान घटना है। यह सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किसी बंद हॉल में ध्वनि जो प्रावर्तित होकर बार बार टकराना वह क्या कहलाता है? वह प्रतिध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? अब मान लीजिए कि हम यहाँ से बोल रहे हैं एक बंद कमरा में या बड़ा हॉल में बोल रहे हैं, या फिर आप जब स्कूल में जाते होंगे बच्चों में तो आप लोग जो है ना झूठ का चिल्लाते होंगे पूरा जोर से, इधर से चिल्लाते होंगे उधर से भी लगता होगा कि जो है कि कोई बोल रहा है, यानी वो आपका जो है रिफ्लेक्ट होके आपको कान में फिर से आवाज सुन रहा है, उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं? इसका मतलब याद रखिएगा, प्रतिध्वनि का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे हम यहाँ से श्रोता है बोलने वाले, यानी कि यहाँ से हम बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम बोलने वाले हो गए, और कहीं पर दीवार में टकरा के पुनः वापस आके हमको सुनाई पड़ रहा है तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि तो बोलेंगे ही। तो याद रखिएगा एक और क्वेश्चन की प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और जहां से टकराएगा उस दोनों के बीच का जो दूरी होना चाहिए कम से कम 16.6 मीटर होना चाहिए। कितना मीटर? 16.6 मीटर होना चाहिए, या लगभग 17 मीटर होना चाहिए। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर फीट में देखिएगा तो 55 फीट के बराबर। कितना फीट? 55 फीट, क्योंकि 1 मीटर में लमसम 3.25 फीट के बराबर होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आपको 55 फीट होना चाहिए कम से कम, तभी जो है कि आपको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुनाई पड़ेगा। अब मानिए इतना को हम बंद हो गए कुआं में आती में ऐसे करके, आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा कम से कम 16.6 मीटर होना चाहिए दूरी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। और आप लोग को बता दें कि ध्वनि का जो
हमारे कान पर प्रभाव रहता है कितना सेकंड तक? तो याद रखिएगा कि कान पर ध्वनि का प्रभाव जो रहता है 1/10 सेकंड तक। कितना तक? 1/10 सेकंड तक। लेकिन याद रखिएगा हमारे मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव 1/15 सेकंड, 1/15 सेकंड याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे घर में या जितना भी घर सब में बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब जो है कि किस क्रम में लगा हुआ रहता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम। आप लोग को बता दे कि जितना भी विद्युत होता है, विद्युत को हम लोग लगभग अगर समांतर देखते हैं तो समांतर 2 क्रम में लगाते हैं, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम समूहन जो रहता है वह 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के अकॉर्डिंग चलता है, और श्रेणी क्रम जो रहता है वह आपका बटे में नहीं चलता है, वह डायरेक्ट जुटता है R1 + R2 + R3। ये हो गया आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ये हो गया सिंपल में जब हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको कैपेसिटर में जोड़ते हैं, इसको संधारित्र में जोड़ते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। दोनों एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा या विपरीत हो जाता है। तो कैसे? तो आपको बताते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी संधारित्र में श्रेणी क्रम के 3 समूहन को जोड़ रहे हैं जिसका प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम है, तो इसके लिए समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो वहां पर श्रेणी को नहीं देखना है, श्रेणी के साथ साथ आपको संधारित्र को भी देखना है। अगर वहां पर क्वेश्चन में संधारित्र लिखा हुआ रहेगा और श्रेणी क्रम रहेगा तो सिर्फ श्रेणी क्रम को लेकर डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है, उसको उल्टा, उसको समांतर में घुसा देंगे। किसमें घुसा देंगे? समांतर में। और जब क्वेश्चन में समांतर के साथ कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा तो उसको हम श्रेणी में घुसा देंगे। किसमें घुसा देंगे? श्रेणी में। यानी यहाँ पर कैपेसिटर जो खेल करता है वो दल बदल करता है। क्या करता है? दल बदल करता है। अगर कैपेसिटर नहीं रहेगा तो समांतर को 1/R1 के हिसाब से जोड़ेंगे और श्रेणी को R1 R2 के यानी डायरेक्ट जोड़ते हुए निकल जाएंगे। समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वोल्ट मीटर जो होता है वह क्या मापता है, तो वोल्ट मीटर जो होता है वह आपका विद्युत विभव मापता है। क्या मापता है? विद्युत विभव मापता है, या फिर विभवांतर भी बोलिएगा तो कम चल जाएगा, क्योंकि विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है और वोल्ट का मतलब वोल्ट मीटर। वोल्ट का मतलब वोल्ट मीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन हमको याद आया। जब हम होली के पहले सेशन कर रहे थे एक यंत्र बताए थे, मल्टीमीटर बताए थे। मल्टीमीटर, अब मल्टी का मतलब होता है सब काम करने वाला, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। अभी आपका आज के से ही फॉर्म भराना शुरू हुआ है एसएससी सीएचएसएल का। सीएचएसएल का लगभग 5000 प्लस पोस्ट आया है जो कि 12th लेवल पे रहता है। और आप लोग को बता दें कि इसमें जीके जीएस का भी बहुत अधिक तक इसमें वेटेज रहता है। तो आप लोग जो है कि फॉर्म भरिए, कम से कम अगर एग्जाम नहीं निकलेगा तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि उसका हाई कट ऑफ जाता है। जिसका इंग्लिश बढ़िया रहता है वही लड़का उसमें सक्सेस होता है। तो आप लोग जीके जीएस है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। अगर जो लड़का इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं, उसका एग्जाम का लेवल देख सकते हैं। तो उसी तरह में एसएससी एक और वैकेंसी निकालती है एमटीएस का, जो कि शायद निकली हुई है, निकलने वाली है। तो एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हर एक काम को कर सकता है, यानी सिंपली सब काम कर सकता है। जैसे हम अभी जैसे मान सकते हैं अभी हम ड्यूटी भी करते हैं, ड्यूटी के साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं, फिर खाना भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि हम क्यूज भी डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो इस तरह का जो काम करने हैं ये अपने आप में एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको जो है कि मल्टीमीटर जो रहता है, एक यंत्र लगाते हैं हम लोग घर में जो कि विद्युत धारा भी माप लेता है, आपका प्रतिरोध भी माप लेता है और आपका वोल्ट भी माप लेता है। इसका मतलब ये विभिन्न प्रकार का चीज एक ही यंत्र में मिल जाता है जिसका नाम है मल्टीमीटर। क्या नाम है? मल्टीमीटर नाम है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मतलब ओम होता है। और आप लोग को पता है कि प्रतिरोध का मतलब ओम होता है क्योंकि प्रतिरोध का जो खोज किया था वो आपका ओम नाम के वैज्ञानिक ने किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है C++। एक कंप्यूटर भाषा है जिसका खोज किस वर्ष किया गया था? 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। और एक भाषा है जिसका नाम है जावा। क्या नाम है? जावा।
पिछला बार जब एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था तो उसमें कंप्यूटर का ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था कि जावा भाषा का जो आविष्कार करता है वो कौन है। तो जावा का एक आविष्कार करता एक व्यक्ति भी है और एक व्यक्ति के साथ साथ एक कंपनी ने भी खोज किया है। तो जावा का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम नाम के कंपनी ने किया है। जावा भाषा का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम नाम के कंपनी ने किया है और एक व्यक्ति का नाम आता है जावा के खोज करने में, जिसका नाम है गोसलिंग। क्या नाम है? गोसलिंग। जावा का खोज किया है गोसलिंग ने, और गोसलिंग ऑप्शन में नहीं है तो कंपनी आएगा सन माइक्रो सिस्टम। क्या नाम आएगा? अच्छा, माइक्रो सिस्टम आया तो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आप लोग बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक अभी इंडिया के अंदर में आए हुए थे, जो कि नागपुर के अंदर में जो चाय वाला फेमस हुआ है वो उसी से फेमस हुआ है। वही व्यक्ति आए थे उनसे मिलने के लिए, बिल गेट्स। कौन आए थे? कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे बिल गेट्स। कौन हुआ करते थे? बिल गेट्स। और बिल गेट्स ही आपके वो जो डॉली चाय वाला है उसके पास आया और वो जो है कि पहले से भी फेमस था और फेमस हो गया। और याद आप लोग को बता दे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विभिन्न प्रकार का सॉफ्टवेयर और लैपटॉप वगैरह जो आता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका उस कंपनी के संस्थापक जो थे वही बिल गेट्स थे। कौन थे? बिल गेट्स, जिनका संबंध अमेरिका से है। कहां से है? अमेरिका से है। और आप लोग को बता दे कि बिल गेट्स का ने जब मिलकर स्थापना कर रहा था तो मुख्य संस्थापक यही है, बिल गेट्स हैं। लेकिन उनका साथ जो दे रहे थे यानी सह संस्थापक के रूप में जो साथ दे रहे थे वह पॉल एलन थे। कौन थे? पॉल एलन। बहुत मस्त क्वेश्चन बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स थे और बिल गेट्स के साथ साथ जो थे वो आपके पॉल एलन थे। अर्थात क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, तो पॉल एलन। कौन है? पॉल एलन। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक तो बिल गेट्स। और याद रखिएगा 1975 में स्थापना किया है। कब किया है? 1975 में स्थापना किया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि कंप्यूटर का आविष्कार करता कौन है? बताइए, कंप्यूटर का आविष्कार करता कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कार करता है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता के नाम से चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। हम जानते हैं आविष्कार ये किया है, लेकिन उसको सबसे अधिक जो सपोर्ट किया था आविष्कार करने में, उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कंप्यूटर को बनाने में चार्ल्स बेबेज को सबसे अधिक सपोर्ट किसने किया था, ये सबसे अधिक सहायता किसने किया था? तो याद रखिएगा वह किया था वॉन न्यूमैन ने। किसने किया था? वॉन न्यूमैन ने आपका कंप्यूटर को बनाने में चार्ल्स बेबेज का सपोर्ट किया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में कंप्यूटर साक्षरता और पूरे विश्व के अंदर में जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को 2 दिसंबर की 2 सितंबर है। 2 दिसंबर है, 2 सितंबर है साक्षरता दिवस। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 2 सितंबर ही होगा। 2 सितंबर। 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस कि 2 दिसंबर को है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस नहीं, 2 दिसंबर ही होगा। 2 दिसंबर। 2 दिसंबर है ना? हाँ, तो याद रखिएगा आप लोग कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मनाते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि आपका भारत के अंदर में आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज किया गया है वह 1946 में। भारत के अंदर में आपका आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में किया गया है। और भारत के अंदर में आपको बता दें कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में 2-3 ईस्वी याद रखिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में, और याद रखिएगा 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। और याद रखिएगा 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा। नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में हुआ था। और 1984 में ही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का भी निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, वहीं दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि को और निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। और आप लोग को बता दें कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और याद रखिएगा अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस।
और याद रखिएगा कि आपका जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल। आप लोग को हम ट्रिक भी दे चुके हैं। नी देव जवा अबे, नी नुहर्सी क्या ओ, यानी कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। और याद रखिएगा देव दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। और याद रखिएगा जो बुआ के जवा, जवा यानी जरा दूरदर्शिता को बोआक्या से बताया बाइफोकल लेंस। और अबे ओ बोए का अबे नहीं कहते हैं हबे, यानी अबे यानी कि अबिंदुकता बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और मकड़ियों के अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहा जाता है। मकड़ियों के अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहा जाता है, लेकिन कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी, लेकिन मकड़ी का अध्ययन अर्कनोलॉजी। और याद रखिएगा पर्वत का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी। ऑर्थोलॉजी ना है, ऑर्थोलॉजी हड्डी से हड्डी, ओरोलॉजी होता है वो पर्वत का अध्ययन। और पर्वत दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, जो पर्वत दिवस मनाते हैं वो क्या तारीख को मनाते हैं? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को पर्वत दिवस, 11 दिसंबर को ही मनाते हैं अस्थमा दिवस, और 11 दिसंबर को ही मनाते हैं विश्व बाल कोष दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व बाल कोष दिवस। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? यानी राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों मनाते हैं जो कि 14 नवंबर को, और विश्व बाल दिवस जो मनाते हैं 20 नवंबर को। आप लोग आराम से समझिएगा, हड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से समझिए। अगर क्वेश्चन पूछे बाल दिवस यानी राष्ट्रीय बाल दिवस पूछे तो पहला ऑप्शन आपको देखना है 14 नवंबर, और 14 नवंबर को ही आपका जो होता है मधुमेह दिवस। कौन सा दिवस? मधुमेह। और मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है, जो कि हमारा अग्नाशय या पेंक्रियाज खराब हो जाता है। और आप लोग को पता है कि वह किससे निकलता है? वह बीटा कोशिका से निकलने वाला जो आपका इंसुलिन है उसके कमी से अग्नाशय खराब हो जाता है। और अग्नाशय जब खराब हो जाता है तो इंसुलिन आपका कौन सा बीमारी? मधुमेह बीमारी। मधुमेह बीमारी जिसको कि हम लोग चीनी बीमारी भी कहते हैं, या डायबिटीज भी कहते हैं। और डायबिटीज दिवस या मधुमेह दिवस या फिर आपका बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन विश्व बाल दिवस पूरे विश्व में, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल दिवस में अगर हम 6 दिन के बाद अगर हम जोड़ देते हैं 6 दिन 14 तारीख में, तो 14 6 20 हो जाएगा। 20 तारीख को जो मनाते हैं वो विश्व बाल दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा विश्व बाल दिवस 20 नवंबर और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। समझ में आ गया? और विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को के लिए हम लोग ला रहे हैं, तो आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपने मेहनत को जो है कि कभी कमी नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइए कि आप लोग को बताना है कि ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायता करता है? आप लोग को बता दे क्वेश्चन अच्छा से, पहले समझिएगा। अब मान लीजिए हम सांस लिए नाक के द्वारा सांस लिए, और यह जो है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, और यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो वायु पहुंचने का जो काम करवाता है या पहुंचाने का जो काम करवाता है वह कौन करवाता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। आपके जवाब और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।